आपने इंजीनियरिंग करने के बाद न्यूमरोलॉजी का रास्ता कैसे चुना? कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ देख के कोई मेरे बारे में बता सकता है। एंड आई वॉज शॉक। फिर मैंने घर जाके गूगल, यूट्यूब वहाँ सर्च शुरू किया कि ये साइंस क्या है। आगे जाते जाते मुझे पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि ये एक और साइंस है जिसको वैदिक न्यूमरोलॉजी बोला जाता है। सो अगर ये इतना ही एक्यूरेट है और सब कुछ अगर लिखा हुआ ही है तो हम क्यों ही मेहनत कर रहे हैं? हमारे पास चॉइसेस ही क्या है? आपकी बात सही है कि अगर सब कुछ फिक्स है, सब कुछ फिक्स नहीं है। आपने शायद सुना होगा, तो आपकी एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, बर्थ टाइम लेते हैं, बर्थ प्लेस लेते हैं, फिर आपकी एक कुंडली बनाते हैं, फिर उसके अंदर आपकी दशाएं आती हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, वैसे सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, वैसी 5 तरह की दशाएं आती हैं। कौन सी डेट वाले इंसान, कौन से नंबर वाले इंसान कैसे होते हैं। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर 9 प्लैनेट्स हैं यूनिवर्स में, जिनकी डेट ऑफ बर्थ, जिनकी कुंडली में नंबर 2 आपको मिलेगा। क्यों? क्रिएटिविटी वाले लोग हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, उनकी डेट ऑफ बर्थ 11 है। शाहरुख खान, उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 है। आपकी डेट ऑफ बर्थ फिक्स है, यू कैन नॉट चेंज इट। जो ईश्वर ने अस्तित्व ने दिया, ये आपके साथ रहेगा। उसी से आप इवेंट्स, लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, वैसे इवेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे। मूलांक, भाग्यांक और आपकी कुंडली काम करेगी। मैं हूं आपके दोस्त और होस्ट शिवानी मोड और आप सबका स्वागत है द गेस्ट इन द रूम शो में। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है इंजीनियर, जिनकी दुनिया रहती है कैलकुलेशंस पे, और साथ में वो वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट भी है जिनकी दुनिया रहती है स्पिरिचुअलिटी पे। तो क्या साइंस और स्पिरिचुअलिटी साथ में चलते हैं? आइए जानते हैं चिराग जी से। चिराग जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू शिवानी। आपका और आपके शो का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये साइंस के साथ आज मुझे लोगों से मिलने का मौका दिया है, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल। चिराग जी, जो आपको फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं या जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन लोगों को आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हो? यस, मेरा नाम चिराग आर खंदार है। बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ। लास्ट 3 डेकेड से ज़्यादा टाइम से मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ा हुआ हूँ, एंड पिछले कई सालों से मैं न्यूमरोलॉजी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज अ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट। सो मोर देन थाउजेंड्स लोगों को मैं कंसल्टेशन एंड कोचिंग के थ्रू गाइड कर चुका हूँ, एंड आई एम एंजॉइंग द साइंस। राइट। सो engineering Yes. is very different and very facts based, right? वो साइंस है जहाँ हम जो देखते हैं वही मानते हैं, कुछ भी ऐसे नहीं कि मान लिया, ऐसे नहीं होता, राइट? जबकि न्यूमरोलॉजी है या कोई भी जो स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे या ये ज़्यादा होता है कि हमें मान लेना है कि ऐसा होगा और तभी होता है। तो आपने इंजीनियरिंग करने के बाद न्यूमरोलॉजी का रास्ता कैसे चुना? ये लोगों की एक सोच है कि इंजीनियरिंग लॉजिकल ज़्यादा है। आई एग्री, ये है लॉजिकल ज़्यादा है, बट न्यूमरोलॉजी स्पिरिचुअल ज़्यादा है। ये उसका बेस स्पिरिचुअल है, बट थिंग्स आर लॉजिकल। यहाँ पर भी मानने की बात कम है, ये जानने का साइंस है। यहाँ पर भी जानना जरूरी है, और जब आप इसको जानेंगे यहाँ पर भी आपको लॉजिक समझ में आएंगे। पर ये टेक्निकल लॉजिक से ज़्यादा यहाँ यूनिवर्सल लॉ के लॉजिक्स काम कर रहे हैं। सो यूनिवर्सल लॉ के साथ आप अपने आप को कैसे अलाइन करते हो, यूनिवर्सल लॉ को आप समझते हो, उसके साथ आप अलाइन करते हो, ये लॉजिक सबसे ज़्यादा काम करते हैं। राइट। सो जब आप न्यूमरोलॉजी के रास्ते पे चले, जब आपने फर्स्ट एनकाउंटर किया, तो क्या आपका इंजीनियरिंग माइंड इसको रेजिस्ट कर रहा था? नहीं, रेजिस्ट तो नहीं कर रहा था। मैं बचपन से ये सारे जो अकल्ट साइंस जिसको बोलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था। कि जो ये जो रहस्यमय विद्याएं बोलते हैं, ये अकल्ट साइंस बोलते हैं, कि ये कैसे कर लेते हैं लोग, कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। वहीं पर भी मेरा लॉजिकल माइंड काम कर रहा था कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, कि ये लोग एक
डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, उससे क्या करते हैं, हमारी आने वाली इवेंट के बारे में कैसे बताते हैं, तो ये लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं। ये क्यूरियोसिटी बचपन से थी, पर लाइफ में एक मोड़ आया, एक मौका आया कि मुझे भी लगा कि चलिए मैं भी इसको सीखने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ। और जब मैंने ये जाना तो मुझे समझ में आया कि यस, यहाँ पर भी लॉजिक्स है, यहाँ पर भी साइंस है, पर यस, यूनिवर्सल लॉ को समझ के चलना है। तो क्या आप हमें उस मोड के बारे में बता सकते हैं जब आपको लगा कि ये जो न्यूमरोलॉजी का साइंस है ये सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अब आपके लिए? यस, बिल्कुल। मैं बेसिकली भावनगर से बिलोंग करता हूँ, भावनगर गुजरात से। एंड मैं एक इंजीनियरिंग फर्म में जॉब कर रहा था। तो वहाँ पर मेरे एक दोस्त थे, बहुत बढ़िया दोस्त, कुलीग। उन्होंने मुझे लंच के बाद बताया कि एक इंजीनियर नया आया है कंपनी में, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ लेगा और आपके बारे में कुछ बताएगा। ओके। मैं बचपन से क्यूरियस था, मैंने बोला चलिए लेट अस ट्राई। वो लड़के को मैंने अपनी ऑफिस में बुलाया, उसके साथ थोड़ी देर बात की। उसने बोला सर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिए। मैंने उसको डेट ऑफ बर्थ दिया, उसने पेपर पर कुछ कैलकुलेशंस किए। ही टुक 5-7 मिनट्स एंड उसने 2-3 प्रोबेबल इवेंट्स मेरे बारे में बताए कि सर क्या पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है। एंड आई वाज शॉक्ड कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ देख के कोई मेरे बारे में बता सकता है। मैंने बोला ये क्या साइंस है? तो वो बोला कि दिस इज न्यूमरोलॉजी, इसको अंक ज्योतिष बोलते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने घर जाके गूगल, यूट्यूब वहाँ सर्च शुरू किया कि ये साइंस क्या है। थोड़ा सर्च किया, थोड़ा सुनना शुरू किया, थोड़ा देखना शुरू किया। मुझे अच्छा लगा कि यस, यहाँ कुछ तो है, बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको मान भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। मैंने वो इंजीनियर को दोबारा बुलाया, उसको बोला कि मुझे तुमसे ये साइंस सीखना है। उसने बोला कि मुझे थरो ये साइंस नहीं आता है, मुझे मेरे दादा ने सिखाया था कि ऐसे ऐसे करके कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है, पर आपको परफेक्टली ये साइंस सीखना है तो आप कहीं से इसको सीखिए। तो मैंने सोचा ठीक है चलिए। फिर मुझे मेरे दिमाग में आया कि यूट्यूब एक अच्छा टीचर बन सकता है करके मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे। फिर मैं चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी तक पहुंचा, जिसको लोग लोशु ग्रीड के नाम से जानते हैं, बहुत पॉपुलर है। मैंने भी वो न्यूमरोलॉजी सीखा, उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया, लोगों को बोलना शुरू किया कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। पर लोगों के क्वेश्चंस क्या आते थे कि भाई मेरी जॉब चेंज कब होगी, मेरे मैरिज कब होंगे, चाइल्ड बर्थ कब होंगे, मैं पैसा कब कमाऊंगा, कब मेरा लॉस नहीं होगा, कब मेरे साथ फ्रॉड होगा, चीटिंग होगा। ये सारी बातें, क्वेश्चंस पॉइंट टू पॉइंट आने लगे। एंड आई वॉज नॉट एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। सो मुझे लगा कि मैं कुछ सीखा हूँ पर कुछ बाकी है। सो मैंने अगेन रिसर्च करना शुरू किया कि ऐसा क्या है कि बाकी लोग तो ये चीज़ें प्रिडिक्ट करते हैं पर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो आगे जाते जाते मुझे पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि यस, एक और साइंस है जिसको वैदिक न्यूमरोलॉजी बोला जाता है, दैट इज इंडियन न्यूमरोलॉजी। और इट इज़ वर्क लाइक ए एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, तो इट इज़ एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। जो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी है उसी की तरह ये साइंस बिहेव करता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपने शायद सुना होगा कि एस्ट्रोलॉजी, आप किसी एस्ट्रोलॉजर को मिलते हैं तो वो आपकी एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, बर्थ टाइम लेते हैं, बर्थ प्लेस लेते हैं, फिर आपकी एक कुंडली बनाते हैं। फिर उसके अंदर आपकी दशाएं आती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, वैसे सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, वैसी 5 तरह की दशाएं आती है। उसको लेके ये आपकी लाइफ की इवेंट को प्रिडिक्ट करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटीज को प्रिडिक्ट करते हैं। सेम वे वैदिक न्यूमरोलॉजी जो इंडियन न्यूमरोलॉजी है, तो उसमें भी यही तरह से प्रिडिक्शंस होता है। तो मैंने ये साइंस को सीखना शुरू किया। पहले मैंने गूगल से सर्च किया कि ये कौन कौन लोग इंडिया में पढ़ाते हैं, किससे सीखना चाहिए, किन के रिव्यूज़ अच्छे हैं। फिर एक कोर्स मैंने ज्वाइन किया जो 15 दिन का था, उसमें मैं न्यूमरोलॉजी सीखा। वो सीखने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मुझे अच्छे से प्रिडिक्शन आने लगे, पर फिर भी लगता था कि कुछ तो बाकी है। फिर मैंने सेम वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाने वाले दूसरे टीचर को ढूंढा, उनसे यही कोर्स किया, फिर भी लगा कि कुछ बाकी है। 3
और 4 बार में एक ही साइंस अलग अलग टीचर से पढ़ा, ओके, और तब जाके मुझे खुद ऐसा लगा कि यस, नाउ आई एम एबल टू प्रिडिक्ट प्रॉपर, ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स थ्रू दिस साइंस। राइट, और मैंने प्रिडिक्शन शुरू की, मैंने लोगों के कंसल्टेशन शुरू किए, और मुझे लगा कि यस, अब मैं सही जगह से प्रिडिक्ट करता सकता हूँ। फिर मैंने रिसर्च शुरू किया, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया कंसल्टेशन से, एंड मैंने खुद के रिसर्च, मैंने बुक रीडिंग शुरू की, ये शास्त्रों के रिलेटेड ये चीज़ें क्या कहती है वो पढ़ना शुरू किया। तो मेरा नॉलेज बढ़ता गया, कंसल्टेशन से मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया, मेरा रिसर्च बढ़ता गया, दोनों साथ चलते गए, और मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग एंड समझ भी बढ़ती गई कि ये साइंस कैसे काम करता है। राइट, तो नाउ आई एम एबल टू प्रिडिक्ट, आई कैन प्रिडिक्ट एन आवर, किसी की जिंदगी का दिन तो ठीक है, आई कैन प्रिडिक्ट एन आवर कि आपकी लाइफ का आज के दिन का, आज का 1 घंटा कैसा जाएगा। ओके, सो यू आर सेइंग कि हम न्यूमरोलॉजी से किसी की लाइफ का दिन या उसका 1 घंटा भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो ये इतना एक्यूरेट रहता है, राइट? सो अगर ये इतना ही एक्यूरेट है और सब कुछ अगर लिखा हुआ ही है, तो हम क्यों ही मेहनत कर रहे हैं? हमारे पास चॉइसेस ही क्या है फिर? नहीं, ठीक है, मानिए चलिए कि आप एक अनजान रास्ते पे ट्रैवल कर रहे हैं। इमेजिन करिए कि आप एक अनजान रास्ते पे, जहां आप कभी नहीं गए हो लाइफ में, वैसे रास्ते पे आप ट्रैवल करना, कार लेके ट्रैवल करना शुरू कर रहे हैं। तो आप किसी को पूछ पूछ के, कहीं इधर उधर घूम फिर के, जहां आपकी डेस्टिनी या तो आपका डेस्टिनेशन है वहां पर आप पहुंच ही जाएंगे। मुश्किल नहीं है, आपके पास कार है, दिमाग है, इंटेलिजेंस है, आप पहुंच जाएंगे। पर आज के ज़माने में अगर कोई अनजान रास्ते पे ट्रैवल करता है तो इंसान गूगल मैप्स, यस, या तो जो भी मैप्स की फैसिलिटीज़ है, जीपीएस जिसको बोलते हैं, उसका यूज़ करता है, और वो यूज़ करने से आपका सफ़र बदलता नहीं है, आपका सफ़र आसान हो जाता है। वो आपको बताता है कि ये रास्ते पे ट्रैफिक जैम है, आपको ये रास्ता लेना चाहिए, आपको यहाँ पर शार्प टर्न है, सो बी केयरफुल, यहाँ पर आप स्पीड अच्छी रख सकते हो, यहाँ रोड थोड़ा खराब है तो आपको स्लो स्पीड से चलना चाहिए, यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, ये भी बताता है। आप गूगल मैप को छोड़िए, गवर्नमेंट ने भी सारे रोड पर आपको स्पीड लिमिट दी हुई है फॉर योर, आपका जो सफ़र है वो बेटर रहे, स्मूथ रहे, इसीलिए सब जगह पर कि ये स्पीड से यहाँ चलाइए, राइट टर्न है, लेफ्ट टर्न है, यू टर्न है, सब कुछ गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। अगर हम उसको मानते हैं हमारा सफ़र आसान होता है, अगर नहीं मानते हैं सफ़र कैसा होगा आपके ऊपर है, मानना न मानना आपके ऊपर है। पर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी बात सही है कि अगर सब कुछ फिक्स है, सब कुछ फिक्स नहीं है। अस्तित्व हर चीज़ अपने पास फिक्स नहीं रखता है, वो एक चीज़ अपने पास रखता है, एक आपको देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपकी हाइट कितनी होगी वो आपके हाथ में नहीं है, पर आपका वेट कितना रखना है ये आपके हाथ में है। फेयर पॉइंट। देखिए, कल आपके घर बारिश आएगी, उसमें आपकी कोई चॉइस नहीं है, पर उसमें भीगना, उसको एंजॉय करना या नहीं करना, वो आपकी चॉइस है। आप कौन से फैमिली में बॉर्न होंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, आपके भाई कौन होंगे, आपके बहन कौन होंगी, आपकी चॉइस नहीं है, ये अस्तित्व ने आपको चॉइस नहीं दिया है। पर अब जो भाई मिला है उसके साथ आप कैसे रिलेशन रखेंगे, जो मदर फादर, जो पेरेंट्स मिले हैं उनसे कैसा रिलेशन रखेंगे, ये सारी आपकी चॉइस है। सो एक्शंस, यूनिवर्स के जो एक्शंस है वो आपके हाथ में नहीं है, पर हाउ टू रिएक्ट दोज एक्शंस, इट इज इन योर हैंड, इट इज ऑलवेज योर चॉइस। सो देयर एक होता है लाइफ में डेस्टिनी का पार्ट, दैट इज डेस्टाइन्ड, इट इज फिक्स्ड, यू कैन नॉट चेंज इट, बट हाउ टू रिएक्ट दोज इवेंट्स, हाउ टू रिएक्ट जो यूनिवर्स के एक्शन है उसको कैसे रिएक्ट करना है, दैट इज योर चॉइस, दैट इज कॉल्ड फ्री विल। उसको फ्री विल बोलते हैं, ये फ्री विल है। ओके, सो जैसे कि आपने बताया कि न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है, राइट? और डेट ऑफ बर्थ से ही हमें
काफ़ी कुछ पता चलता है एक इंसान के बारे में। और डेस्टिनी काफ़ी हद तक लिखी हुई है, लेकिन उसमें क्या एक्शंस लेने हैं वो नहीं लिखा हुआ है, राइट? तो अगर कोई इंसान, मतलब काफ़ी सारे इंसान होते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ सेम होती है, राइट? सो ज़रूरी तो नहीं कि उन सबकी लाइफ में जो इवेंट्स होने वाले हैं वो भी सेम हो, राइट? सो ये कैसे आप कह सकते हो कि एक नंबर से, एक डेट ऑफ बर्थ और Yes. टाइम से ही पता चलता है कि इस इंसान की लाइफ में क्या होने वाला है, उसके ऊपर क्या बीतने वाली है, क्या सिचुएशंस में वो जाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सेम नंबर पे पैदा हुए हैं, पर फिर भी उनकी लाइफ में बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस आती है। सही है, योर क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली राइट। देखिए, मैं कुछ फिलोसॉफिकल या शास्त्रों की बात करना चाहूँगा। जैसे गीता में एक कर्मा की थियरी है, उसको लेके एक बात करते हैं कि 3 तरह के कर्मा उसमें दिखाए गए हैं। 3 कर्मास। एक होता है संचित कर्मा, जिसको क्यूमुलेटिव कर्मास बोला जाता है। एक है प्रारब्ध कर्मा, एक है प्रेजेंट कर्मा, जिसको क्रियामान कर्म बोलते हैं। थोड़ा डिटेल से मैं आपको समझाऊं कि ये जो सोल है, हमारा जो सोल है, उसका बर्थ नहीं होता है। आत्मा अमर है, सोल हमेशा एक ही रहता है। आत्मा ना तो मरती है ना जन्म लेती है, सिर्फ आत्मा बॉडी चेंज करती है। तो हमारी ये जो आत्मा है, उसने ये जन्म से पहले भी बहुत सारे बर्थ लिए हैं, उसमें भी बहुत सारे कर्मास किए हैं। तो वो जो कर्मास है, जिसको हमने भुगत लिया है, वो भुगत लिया है। पर जो कर्मास हमें भुगतने बाकी है, उसको क्यूमुलेटिव कर्मास बोलते हैं, उसको संचित कर्मा बोला जाता है। कि जो कर्मास हमें भुगतने बाकी है, जिसके रिजल्ट्स हमें भुगतने बाकी है, तो वो कर्मा में से ये लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में आप कितने कर्मास को भुगतेंगे, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक कोड में लिखा हुआ होता है। डेट ऑफ बर्थ में कोड रहता है? डेट ऑफ बर्थ इज अ कोड, इट इज अ सॉफ्टवेयर। इसको एक्सेस करना है, दैट इज अ न्यूमरोलॉजी। तो इसको बोलते हैं, आपकी ये लाइफ में जो आप भुगतेंगे, जो सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे, जो पीपल को मिलेंगे, जो लोगों से आप मिलेंगे, वो चीज़ आपको जो मिलेगी, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक कोड है, उसके अंदर लिखा हुआ है। तो उसको हम रिवील करते हैं एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, आपके साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होने की संभावना है। तो उसको बोलेंगे डेस्टिनी, या तो प्रारब्ध कर्मा, कि आप ये लाइफ में क्या भुगतेंगे, आपके साथ क्या क्या होगा, किससे मिलेंगे, क्या सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे, कैसी सिचुएशंस को आप फेस करेंगे। अब जो थर्ड कर्मा है, जिसको हम प्रेजेंट कर्मा या क्रियामान कर्मा बोलते हैं, दैट इज योर फ्री विल। दैट इज योर फ्री विल कि आपको एक सिचुएशन आई, मान लीजिए कि कोई इंसान जॉब कर रहा है, अब जॉब चेंज की सिचुएशन आई, तो कोई डरेगा कि नहीं, मुझे चेंज नहीं करना है। कोई बोलेगा ठीक है, मैं तो नई जॉब के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। कोई बोलेगा मैं 10 दिन सोचता हूँ, मुझे बहुत टाइम लगता है। तो ये सारे रिएक्शंस है। तो एक एक्शन अस्तित्व क्रिएट करता है, आप उसको, परसेप्शंस आपका काम करता है, और उसके ऊपर आप एक्शन लेते हैं, और उसी से एक रिजल्ट क्रिएट होता है। सब कुछ लिखा हुआ है, यानी आज आप 2 बार हंसेंगे, आज आप 1 बार उदास हो जाएंगे, ऐसा नहीं लिखा है। सिचुएशंस अस्तित्व क्रिएट करता है, उसको आप कैसे रिएक्ट करेंगे, उसी से एक रिजल्ट क्रिएट होता है। सो आप और अस्तित्व अगर अलाइंड है तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आप और अस्तित्व अलाइंड नहीं है तो रिजल्ट्स आपके संघर्ष वाले होंगे, थोड़े तकलीफ वाले होंगे, वैसे होंगे। जैसे कोई न्यूमरोलॉजी के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि किसी इंसान को हम बताते हैं कि आपकी लाइफ में थोड़े डिलेज रहेंगे, लाइफ आपके टेस्ट ज़्यादा लेंगे। अब वो इंसान शॉर्टकट्स ज़्यादा लेना पसंद करता है, तो फिर पनिशमेंट मिलेगा। और अगर पेशेंस रख के काम कर रहा है तो उसको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो उसको यही रास्ता दिखाना है। न्यूमरोलॉजिस्ट भविष्य नहीं बताता है, ये आपको आपकी जिंदगी को बेहतर जीने का एक रास्ता बताता है। दैट इज अवर रोल। ओके, सो इसी के साथ मुझे एक और प्रश्न है कि न्यूमरोलॉजी में ऐसा कौन सा मिथ है
जो आपको आज तोड़ना है कि बस ये सवाल मैंने बहुत बार सुन लिया और इसका कोई जवाब नहीं होता, ये सवाल ही गलत है? लोग ऐसा मानते हैं, अकल साइंटिस्ट, आप किसी के भी पास जाइए, जो भी अकल साइंस प्रैक्टिस कर रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा है, कोई न्यूमरोलॉजी को प्रैक्टिस कर रहा है, कोई पामेस्ट्री प्रैक्टिस कर रहा है, टैरो कार्ड भी लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो कोई भी साइंस को प्रैक्टिस कर रहा है, आप उनके पास जाते हैं तो आपको लगता है कि ये मेरा भाग्य बदल देगा, मेरे भाग्य में जो लिखा है उसको ये इंसान बदल देगा। एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये मेरे भाग्य को बदल देगा। मैं मानता हूं कि हम भाग्य को पढ़ सकते हैं, वी आर भाग्यवाचक। हम भाग्य को पढ़ सकते हैं, आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, उसके ऊपर आपको कैसे रिएक्ट करना है वो भी दिखा सकते हैं, पर भाग्य को बदलना आपके खुद के हाथ में है, क्योंकि एक्शंस आपके हैं। कोई और आपके भाग्य को बदल दे ये पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कि कोई इंसान को कोई बीमारी हुई है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको रिकवर कर देगा, ये हमारी सोच है, नहीं होता है। डॉक्टर डायग्नाइज करता है, आपकी क्या बीमारी हुई है ये दिखाता है, आपको सही दवाइयाँ देता है, सही आपको डेली रूटीन मेंटेन करना है वो बताता है। अब करना आपको है, कर्मा आपके हाथ में है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं आप रिकवर होंगे, नहीं करते हैं जो आपकी वैसा होगा। राइट। और नंबर्स के बारे में मैंने ये भी सुना है कि हर एक जो नंबर है वो अपनी एक पर्सनालिटी लेके आता है। यस। तो इज दैट ट्रू कि किसी किसी नंबर वाले लोगों की एक अलग टाइप की पर्सनालिटी होती है, ऐसा होता है क्या? परफेक्ट, ये ऐसा ही होता है। और उससे हम बहुत कुछ जान भी सकते हैं। जैसे किसी की भी डेट ऑफ बर्थ है तो हर एक डेट ऑफ बर्थ के अंदर 8 डिजिट्स होते हैं। 8 जैसे 2 डिजिट्स DD यानी डेट्स के, 2 डिजिट मंथ के, एंड लास्ट 4 डिजिट्स ईयर के, यानी DD MM YYYY। ऐसे 8 डिजिट से एक डेट बनती है। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ आप लीजिए तो 8 डिजिट की डेट ऑफ बर्थ होंगी। अब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके जो फर्स्ट 2 डिजिट है, यानी डेट के, कौन सी तारीख को आपका जन्म हुआ। जैसे एक एग्जाम्पल लूँ कि मोस्ट पॉपुलर फिगर इन दी कंट्री, इन दी वर्ल्ड राइट नाउ इज नरेंद्र भाई मोदी। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950। तो वो 17 तारीख को बॉर्न हुए हैं। उनकी जन्म की तारीख है 17, यानी 1 and 7। तो उसको टोटल करते हैं 1 + 7, तो इट कम्स टू 8। हम किसी भी वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर किसी भी डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। तो उनकी डेट हुई 1 + 7 यानी 8। तो 8 जो है उसी से उनका नेचर प्रिडिक्ट किया जा सकता है। जो 8 है ये उनके पास्ट लाइफ कर्मा का इम्प्रेशन है। जो आपको तारीख मिलती है जन्म की, किसी भी इंसान को जन्म की जो तारीख मिलती है ये आपके पास्ट लाइफ कर्मा का इम्प्रेशन है। उसी के बेस पे आपको तारीख मिलती है। तो वहाँ से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी डेट वाले इंसान, कौन से नंबर वाले इंसान कैसे होते हैं। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर 9 प्लैनेट्स हैं यूनिवर्स में। ये अकल्ट साइंस के अंदर हम 9 प्लैनेट्स को बिलीव करते हैं, जैसे सूर्य, सन, मून, चंद्र, जुपिटर, गुरु, फिर राहु, केतु, मंगल यानी मार्स, फिर विनस, शुक्र एंड मर्क्यूरी, बुध। ये ऑल 9 प्लैनेट्स है। तो हर प्लैनेट को एक नंबर रिप्रेजेंट करता है। 1 to 9 नंबर से एंड 1 to 9 प्लैनेट से। तो हर प्लैनेट की एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है। हर एक प्लैनेट की एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन से। आप वैसे ही समझते हैं, जैसे मैं आपको एकदम कॉमन सेंस से समझाऊं तो जैसे सूर्य से नंबर 1 कनेक्ट होता है। तो जो लोग नंबर 1 से रूल करते हैं उनको उनकी पर्सनालिटी में सूर्य की झलक दिखेगी। तो अब सूर्य क्या है? तो यस, तेज। उनके पास ब्राइटनेस है। दूसरी चीज आप देखिए, सूर्योदय का टाइम कभी इधर उधर नहीं होता है।
सूर्यास्त का टाइम यानी सनराइज एंड सनसेट का टाइम हमेशा आपने लिखा है कि 6:15 पर सूर्योदय होगा तो होगा, यानी दोज पीपल आर वेरी मच डिसिप्लिन्ड, डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, राइट। उनको डिसिप्लिन पसंद भी होता है। ओके। दूसरा, जब सूर्य आता है आपको कोई और प्लेनेट नहीं दिखता है। यस। जब सूर्य सब आता छिप है जाता है। अब मैं आ गया हूँ। हाँ। अब ये सूर्य की पर्सनालिटी है, दे लाइक टू लीड, उनको लीडरशिप पसंद है। अब मैं आ गया हूँ तो बाकी कोई नहीं दिखेगा, उनकी ब्राइटनेस वैसी होती है। ये किंग पर्सनालिटी है, सूर्य यानी पर्सनालिटी ऑफ किंग। ये अपने आप को मन से राजा मानते हैं राइट। और वैसा ही बिहेव करते हैं। लीड करना पसंद होता है, इनको पावर पसंद है, अथॉरिटी पसंद है, लीड करना पसंद है, इनकी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होती है, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स अच्छी होती है। दे लाइक टू इनिशिएट थिंग्स, ये चीज़ों को शुरू करते हैं। सूर्य से ही सब शुरू होता है, तो ये चीज़ों को इनिशिएट करते हैं, शुरू करते हैं। ओके। तो क्या हम अभी थोड़ा सा टास्क ये कर सकते हैं कि 1 से 9 नंबर जो भी है, यस, 1 का तो आपने बता दिया, लेकिन बाकी सारे नंबर्स का ऐसे ही, उसका प्लैनेट कौन सा है, उनकी पर्सनालिटी कैसी हो Yes. सकती है, और उनको मोस्ट लाइकली बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेंथ और वीकनेसेस वॉट एवर दे हैव इन देयर पर्सनालिटी, कौन से फील्ड में जाना चाहिए, तो वो अगर हम कर सकते हैं दैट विल बी ग्रेट। या कर सकते हैं, पर मैं आपको उनके नेचर के बारे में ज़्यादा बताना चाहूँगा, क्योंकि सिर्फ आप ये नंबर देख के किसी फील्ड में जाना चाहिए ऐसा हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर हर एक इंसान की एक डेट ऑफ बर्थ से एक कुंडली बनती है, जिसको हम अंक कुंडली बोलते हैं या तो वैदिक ग्रिड बोला जाता है। 3x3 का एक स्क्वायर बनता है जिसके अंदर हर एक डेट ऑफ बर्थ की एक कुंडली बनती है। उसको देख के प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि इंसान को कौन सा प्रोफेशन, कौन सी लाइन में कौन उसकी कैरियर बना सकते हैं। वो प्रिडिक्ट करना थोड़ा आसान रहेगा, पर फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हम क्या वो भी बना सकते हैं बाद में? या बना सकते हैं, या श्योर बना सकते हैं। मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। हाँ। पर मैं वैसे ही आपको बताऊं, व्यूअर्स के लिए भी बताऊं, तो 3x3 की आप एक ग्रिड बनाते हैं। एक स्टैंडर्ड कुंडली होती है जिसमें ऊपर की जो रो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज 3, 1, 9, that is 3, 1, 9. The second row from left to right, that is 6, 7, 5. And the bottom row from left to right, that is 2, 8 and 4. So all 9 numbers ये हर एक प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी पोजीशन फिक्स है कि किसी की भी कुंडली बनेगी तो अगर आपकी कुंडली में 4 नंबर आता है तो बॉटम के राइट एरिया में ही आएगा। अगर आपकी कुंडली में 3 नंबर आता है तो लेफ्ट टॉप में ही आएगा। तो ये स्टैंडर्ड अंक कुंडली है, वैदिक ग्रिड है। उसके हिसाब से हर एक की डेट ऑफ बर्थ से उसकी कुंडली बनाई जाती है। उसकी कौन से प्लेनेट स्ट्रांग है, कौन से प्लेनेट वीक है, उसके कौन से प्लेनेट पावरफुल है। ये एक कुंडली बना के हम किसी भी इंसान का स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। हाँ, कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसके पास लाइफ में अपॉर्चुनिटीज क्या आएंगी, उसकी लाइफ के थ्रेट्स क्या है। तो वो सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई कि तारीख के 2 डिजिट, उसको हम बोलते हैं उसका मूलांक, उसको बोलते हैं मूलांक। इंग्लिश में उसको बोलते हैं बेसिक नंबर, कोई लोग उसको रूट नंबर बोलते हैं, कोई उसको पर्सनालिटी नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से इंसान की पर्सनालिटी, उसका नेचर, उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जो लोगों का मूलांक 1 होगा, मैंने बताया कि किन किन लोगों का होगा, जिनकी बर्थ डेट यानी जन्म की तारीख 1 होगी, 10 होगी, 19 होगी या 28 होगी, ये सबका मूलांक होगा 1। तो ये लोग राजा है, ये मन से राजा है, अपने आप को किंग बिलीव करते हैं। इनकी पर्सनालिटी किंग जैसी होगी, उनको हर जगह लगेगा उस्ताद मैं हूँ, ये इनकी टैगलाइन है। ये बिलीव करते हैं और ये दे लाइक टू लीड। इनको किसी के डोमिनेंस में काम करना पसंद नहीं होता है, इनको किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं होता। दे लाइक टू ऑर्डर। हाँ, इनको ऑर्डर लेना पसंद नहीं है, इनको ऑर्डर देना पसंद है। तो ये लोग नंबर 1 वाले लोग जो सूर्य से रूल करते हैं, उनकी पर्सनालिटी ऑलवेज आपको वैसी दिखेगी। अब
आपको आगे जाके इतना समझ के लोग ये ना समझ ले कि मुझे न्यूमरोलॉजी आ गई। हाँ, किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 या 19 या 10 है और 1 नंबर वाला आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा है, तो उसका रीज़न कुछ अलग हो सकता है कि उनका जो 1 वाला प्लेनेट है वो शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो सकता है या बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है। तो उसके लिए पूरी कुंडली समझनी जरूरी है। पर मोटा मोटी हम समझे कि 1 नंबर वाले की पर्सनालिटी कैसी होती है, तो 1 नंबर वाले डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंट, ये ऐसे आपको हमेशा दिखेंगे। ओके, अब नंबर 2 की बात करते नंबर 2, मून, चंद्रमा। चंद्रमा की बात करते हैं। आप देखिए बहुत सारी जितने कवि हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा कि सनलाइट में बैठ के वो कविताएं करते हैं। हाँ, हमेशा चंद्र की लाइट में करते हैं, मून की लाइट में, चांद की रोशनी, चांद की रोशनी में। चांद पे बहुत सारे गाने बने हैं। तो इट इज अ प्लेनेट ऑफ क्रिएटिविटी, इमोशंस, इट इज अ प्लेनेट ऑफ इमेजिनेशन। ये क्लीन ऑरा वाले लोग का प्लेनेट है। चांद को आप देखिए, आपको शीतलता, सौम्यता दिखती है। तो 2 नंबर से रूल वाले लोग आपको सौम्य दिखेंगे। बाय हार्ट ये लोग क्लीन होते हैं, अट्रैक्टिव ऑरा होता है इनका, थोड़े सॉफ्ट स्पोकन भी दिखेंगे, मदरली इंस्टिक्ट होती है। आप चंद्रमा बोलते हैं। जैसे सूर्य के बारे में हम बात कर रहे थे, ये फादर से कनेक्ट करता है, ये फादर फिगर, क्योंकि आप फादर देखिए, दे लाइक टू रूल। नंबर 2, इट्स अ मदरली इंस्टिक्ट होती है इनके अंदर, नर्चर करते हैं लोगों को, उनकी केयरिंग वाली नेचर होती है, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक फील्ड से ये कनेक्ट होते हैं। ये सारे लोग आप देखिए, बॉलीवुड में बहुत सारे स्टार्स आपको मिलेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ, जिनकी कुंडली में नंबर 2 आपको मिलेगा, क्यों क्रिएटिविटी वाले लोग हैं। जैसे अमिताभ बच्चन, उनकी डेट ऑफ बर्थ 11 है, शाहरुख खान उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 है, राजेश खन्ना, देव आनंद, दिलीप कुमार, बहुत सारे स्टार्स आप देखेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ में आपको, सलमान खान की कुंडली में भी नंबर 2 है। आपको सबकी कुंडली में नंबर 2 मोस्टली मिलेगा। तो ये क्रिएटिविटी वाले, क्रिएटिविटी, इमोशंस उसका नंबर है, इमोशंस, सेंसिटिविटी ये नंबर है। तो इनके ऑरा, उनके ऑरा अट्रैक्टिव होते हैं जब ये एक्टिंग करते हैं। शाहरुख खान जब रोमांस की बात करते हैं, सलमान खान की रोमांटिक मूवी देखिए, इनके एक्सप्रेशंस, अमिताभ बच्चन जब बात करते हैं, तो ये सारी चीजें काम करती है। इनके इमोशन से आप कनेक्ट कर पाते हैं। very तो नंबर 2 वाले लोगों से ऐसा होता है। What about number 3? नंबर 3 इज ये जुपिटर प्लेनेट से कनेक्ट है, गुरु जिनको बोला जाता है। इट्स गुरु का मतलब ही है टीचर, एडवाइजर, गाइड, ऐसे लोग हैं। तो नंबर 3 वाले लोग कैसे होते हैं? ये ज्ञान, नॉलेज का कारक है, सिग्निफिकेटर ऑफ नॉलेज। गुरु है तो नॉलेज उनका बेसिक नीड। हाँ, तो गुरु वाले ये, दिस पीपल आर नॉलेज सीकर एंड नॉलेज गिवर। आप 3 नंबर वाले लोगों को या तो नॉलेज लेता हुआ या तो नॉलेज देता हुआ पाएंगे, या तो इनको ये पसंद होता है। ये जहाँ भी नॉलेज मिलता है वहाँ कनेक्ट होंगे, जहाँ नॉलेज देने का मौका मिलता है वहाँ ये कनेक्ट कर लेंगे। तो नंबर 3 वाले लोग गुरु, ये टीचर वाली पर्सनालिटी है। इनको एडवाइस देना, किसी को गाइड करना, ये वाली चीज़ें इनको पसंद होती है। तो ये एक्सपांसन का भी कारक है, जिनके साथ जुड़ते हैं उनकी लाइफ को एक्सपांड कर देते हैं। देखिए, आप किसी टीचर से जुड़े हैं, उन्होंने हमेशा आपकी लाइफ को एक्सपांड किया है। आप जहाँ थे वहाँ से एक्सपांड किया है। तो नंबर 3 वाले लोग जिनके साथ जुड़ते हैं, ये ग्रोथ और एक्सपांसन के कारक है, सिग्निफिकेटर है। तो ये चाहते हैं कि मैं उनकी वजह से दूसरे लोग ग्रो करें, एक्सपांड करें। तो नंबर 3 वाले लोग ग्रोथ एंड एक्सपांसन, या तो नॉलेज सीकर या नॉलेज गिवर मिलते हैं। ओके, नंबर 4 राहु प्लेनेट से कनेक्टेड है। और राहु के बारे में आपने यूट्यूब, गूगल सब जगह पर सर्च किया होगा। एक टैगलाइन बोलूं, ये लोग दबंग होते हैं, इसको दबंग बोला जाता है। खुरापाती लोग होते हैं, एक कन्वेंशनल वे से ये सोचते भी नहीं है, जीते भी नहीं है। इनको अनकन्वेंशनल मेथड सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। ये सोचते भी अलग है, हट के सोच होती है इनकी, नॉर्मल लोगों से एक हट के सोच होती है। इनके दिमाग में हमेशा रहता है कि मैं जो सोचता हूँ बाकी के लोग, मेरे सराउंडिंग्स वाले नहीं सोचते।
इनको हमेशा लगता है मैं कुछ अलग सोचता हूँ, इनको अलग करने का भी मन करता है। ओके, शॉर्टकट लेने में माहिर होते हैं, इन शॉर्टकट लेने का मन करता है। राइट, ये नंबर 4 राहु आपकी डिजायर को प्रेजेंट करता है, आपकी सोच को प्रेजेंट करता है। जैसे नंबर 1 आपकी लीडरशिप, नेतृत्व को प्रेजेंट करता है, नंबर 2 आपके इमोशंस एंड क्रिएटिविटी को, नंबर 3 नॉलेज एंड ग्रोथ को, जैसे नंबर 4 आपकी सोच एंड डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। तो बड़ी डिजायर होती है, इनको भौतिक सुख चाहिए, बहुत कुछ पाना होता है लाइफ में, इनको फटाफट से कैसे मिल सकता है, जल्दी चाहिए, जल्दी से। शॉर्टकट लेना पसंद करते हैं, अनकन्वेंशनल मेथड। पर अगर नंबर 4 वाले लोग दुनिया में नहीं होते तो इतने इन्वेंशंस नहीं होते। जितने भी इन्वेंशंस पृथ्वी पर हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं नंबर 4 वाले लोगों का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि अलग ये हटके सोचते हैं, यही लोग कर पाते हैं। राइट, तो उनकी पॉजिटिव, बहुत शार्प माइंड होता है, बहुत शार्प माइंड। तो माइथोलॉजिकल स्टोरी भी है राहु की, कि अगर आप उसको सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि राहु प्लेनेट की क्वालिटी माइथोलॉजिकल स्टोरी में भी यही बताई कि ये हट के सोचते हैं, कुछ पाने की चाह होती है, किसी भी हालत में ये पाना चाहते हैं और ये करके रहते हैं। राइट, तो शार्प माइंड बहुत होता है इनका। राइट। नंबर 5, मैं एक एग्जांपल दूं, राहु से हमारे कंट्री के होम मिनिस्टर अमित शाह जी का नंबर 4 है, ये 22 तारीख को बॉर्न है। हाँ, अब आप देखिए, लोग इनको चाणक्य के नाम से जानते हैं। तो इनकी नीतियाँ, ये बहुत हट के सोच सकते हैं, जहाँ दूसरे की दृष्टि नहीं जाती वहां तक इनकी सोच पहुंच सकती है, राइट, और यही लोग कर पाते हैं। यस, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी है, वो भी नंबर 4 से रोल है। अब देखिए वो क्या कर सकते हैं, तो ये नंबर 4 वाले लोग हैं। जो दुश्मन सोच भी नहीं सकता एग्जैक्टली वो ये लोग करते हैं। हाँ, सामने वाला क्या सोच सकता है ये भी ये सोच सकते हैं। राइट, ओके। नंबर 5 में क्या? नंबर 5 बुध यानी मर्क्यूरी। तो बुध नाम ही बताता है कि ये बुद्धि का कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है, आपके कम्युनिकेशन स्किल का कारक है। तो जो 5 नंबर से रूल करते हैं, जिनका मूलांक या बेसिक नंबर 5 होता है, ये लोग क्या होते हैं, इनकी बुद्धि, जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर 1 वाले सूर्य से कनेक्ट करते हैं, तो वो उसको फादर बोला जाता है, पिता। नंबर 2 वाले मदर, नंबर 3 वाले टीचर या गुरु, नंबर 4 दबंग। वैसे नंबर 5 को हम प्रिंस, राजकुमार या बच्चा बोलते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी में भी बोला जाता है कि नंबर 5 वाले लोग बच्चे जैसे होते हैं। अब बच्चे जैसे का मतलब क्या है, कि इनको किसी चीज़ को पाना है, कि मुझे ये पाना है, तो दे नो द वे हाउ टू गेट इट। हाँ, उस चीज़ों को मोनेटाइज कैसे करना है ये बहुत अच्छे से जानते हैं, कि मुझे ये पाना है। बच्चा है तो मम्मी के पास से लेना है, पापा के पास से लेना है, तो उनको पता है कि मुझे चीज़ को कैसे मोनेटाइज करना है। स्ट्रेटेजीज बना लेते हो, हाँ, अपनी स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, अपना वे बना लेते हैं, पर चीज़ों को आसानी से पा लेते हैं। ये इनका, क्योंकि बुद्धि है इनके पास, लॉजिकल माइंड होता है इनके पास अच्छा। तो ये बिजनेस से कनेक्ट करते हैं, बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मेक मनी, इनके दिमाग में पैसों को लेके हमेशा कुछ न कुछ चीज़ें चलती रहती है। नंबर 5 वाले लोगों को आप देखेंगे, ये आपको बोलेंगे, अगर ये जॉब करते हुए भी मिले, इनको बिजनेस करने का मन करता है, हमेशा आपको मिलेगा, ऐसी चीज़ें मिलेंगी। और अब बात करें कि जैसे देखिए, दुनिया में जितने भी पैसों को लेके कोई बड़े छोटे डिसीजंस हुए हैं, आप कनेक्ट करके देखना, नंबर 5 जिनकी डेट ऑफ बर्थ में आपको मिलेंगे, यही लोगों ने कुछ न कुछ पैसे को लेके अच्छे बुरे कुछ डिसीजंस लिए होंगे। जिनका मर्क्यूरी प्लेनेट अच्छा है या अच्छे डिसीजंस लेंगे, जिनका मर्क्यूरी प्लेनेट डिस्टर्ब है बुरे डिसीजंस लेंगे। तो ये पैसों को लेके कुछ न कुछ लाइफ में करते रहते हैं, इनके दिमाग में पैसा हमेशा चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। दूसरा, अगर मैंने बताया ये बच्चों जैसे होते हैं, इसका मतलब ये जिनके साथ रहते हैं उनके जैसे हो जाते हैं। तो इनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं उनके सराउंडिंग्स, उनका माहौल कैसा होना चाहिए। तो वो जिनके साथ रहते हैं वैसे होने की संभावना इनके साथ बढ़ जाती है, क्योंकि ये बच्चों की एक नेचुरल टेंडेंसी है।
तो वैसा होने की एक प्रोबेबिलिटी भी इनके साथ बनी रहती है. सो दे हैव टू बी केयरफुल कि उनका सराउंडिंग्स, उनका साथ कैसे लोगों से हो. राइट. ये होता है नंबर 5 वाले लोग. और नंबर 6? नंबर 6 सबने सुना हुआ है, वीनस, शुक्र. शुक्र मोस्ट लाइटिंग प्लैनेट्स, सबसे ज़्यादा चमकता हुआ तारा है. यस. तो ये ब्यूटी, लव, अफेक्शन उसका कारक है. लग्जरी, ब्यूटी, केयर, अफेक्शन इसका कारक है, उसका सिग्निफिकेटर है. तो नंबर 6 वाले लोग आप देखिए, ये अट्रैक्टिव होंगे हमेशा. नंबर 6 वाले लोग, उनकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होंगी. मैं लुक भी अट्रैक्टिव हो सकता है, पर उनकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होंगी कि उनसे आप एक बार कनेक्ट होंगे, बार बार कनेक्ट करने का मन करेगा. लग्जरी लवर होते हैं, ब्रांड कॉन्शियस होते हैं. इनको ऐसी वैसी चीज़ पसंद नहीं आएंगी. ये ट्रेंड सेटर होते हैं, जहाँ भी जाएंगे ट्रेंड सेट करेंगे. जैसे महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सलमान खान. अब देखिए लोग उनको फॉलो करते हैं. सलमान खान की ड्रेसिंग सेंस को फॉलो किया जाता है, उनकी हेयर स्टाइल को फॉलो किया गया. विराट कोहली की बियर्ड को फॉलो किया गया, धोनी की हेयर स्टाइल को फॉलो किया. दिस पीपल आर ट्रेंड सेटर. ये जो करते हैं बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं. ये भी बॉलीवुड का नंबर है. नंबर 2 एंड नंबर 6 वाले लोग आपको सबसे ज़्यादा बॉलीवुड में दिखाई देंगे. जिनकी भी कुंडली में ये नंबर आपको मिलेगा, ये लोग आपको हमेशा बॉलीवुड के साथ या तो मीडिया के साथ, एडवर्टाइजमेंट के साथ, मार्केटिंग के साथ, वैसी फील्ड में मिलेंगे जो लोगों को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो नंबर 6 वाले लोग अट्रैक्ट करते हैं. यस, एग्जैक्टली. तो नंबर 6 वाले लोगों को आप देखिए कि लग्जरी हमेशा इनको पसंद होंगी, कंफर्ट लवर होते हैं. राइट. ओके. एंड व्हाट अबाउट नंबर 7? नंबर 7 केतु प्लेनेट से को रिप्रेजेंट करता है. एंड केतु को वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम लक का प्लेनेट मानते हैं. लक, ये आपके लक का. देखिए नंबर 7 वाले लोग हैं ना, इनके काम आसानी से बन जाते हैं. नंबर 7 वालों के काम हमेशा आसानी से लकी होते हैं. इनके काम आसानी से बन जाते हैं. ये अगर किसी के साथ भी जाते हैं तो सामने वाले को हेल्प करते हैं, उनके लक को एनहांस कर देते हैं, उनके काम आसानी से बन जाते हैं. तो नंबर 7 वाले लोग एनालिटिकल माइंड होता है, स्पिरिचुअल होते हैं, डीप रिसर्चर होते हैं. ये रिसर्च का भी नंबर है. ये लोग रिसर्च करते हैं ज़्यादा, नंबर 7 वाले लोग. तो एनालिटिकल माइंड होता है, लक इनको साथ देता है. नंबर 7 वाले लोग हमेशा ऐसे होते हैं. तो अब अगर आपको कैसीनो में जाना है तो किसी नंबर 7 वाले लोगों को साथ में लेके जाना है, राइट? आप देखिए इनके इंट्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं. महेंद्र सिंह धोनी ये नंबर 7 से भी रूल करते हैं. उनका मूलांक 7 है. आप देखिए जितनी बार स्टंप के पीछे खड़े रहे हैं वो DRS लेते हैं. विकेट कीपर के तौर पे DRS मांगते थे एज ए कैप्टन या एज ए विकेट कीपर. मैक्सिमम टाइम पे ये सही हुए हैं. उन्होंने जब भी डिमांड किया है कि ये आउट ही है तो वो मैक्सिमम टाइम पे उनकी जो थिंकिंग थी, थॉट प्रोसेस थी, ये सही निकली है. नंबर 7 वाले स्पिरिचुअल डीप थिंकर होते हैं और उनके इंट्यूशंस बहुत अच्छे काम करते हैं. तो ये होता है उनके साथ. ओके. एंड नंबर 8? नंबर 8 शनिदेव सैटर्न प्लेनेट से कनेक्टेड है. शनि का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि ये हार्ड वर्क का प्लेनेट है. यस. इनकी लाइफ में डिलेज थोड़े देखे जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट, हार्ड वर्क ये देखा जाता है इनकी लाइफ में. नंबर 8 से जो कनेक्ट होते हैं उनकी लाइफ में. पर ये जस्टिस लवर होते हैं, ऑलवेज रेडी टू हेल्प होते हैं, डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड लोग होते हैं, डेडिकेटेड लोग होते हैं. नंबर 8 वाले लोग हमेशा आपको डेडिकेटेड मिलेंगे, अपने काम पे डटे रहने वाले लोग होते हैं. ये ग्राउंडेड होते हैं, रेडी टू हेल्प मिलेंगे आपको. ये सारी चीज़ें नंबर 8 के साथ मिलेंगी. जस्टिस लवर, इनको अन्याय पसंद नहीं होता है. और शनिदेव को कर्म का कारक माना जाता है. ये नंबर 8 वाले लोगों को कर्म करने से डरना नहीं चाहिए. इनको पेशेंस हमेशा रखना चाहिए लाइफ में और कर्म करते रहना चाहिए. पेशेंस ही उनको लाइफ में रिवॉर्ड तक लेके जाएगा. राइट.
मैंने भी ऐसे सुना है कि कई बार लोग ना जब सुनते हैं कि शनि की दशा चल रही है, या जब भी शनि का नाम पड़ता है ना, तो लोग डर जाते हैं कि अब तो लाइफ में बहुत खराब होगा और बहुत संघर्षमय जीवन हो जाएगा, जबकि 8 नंबर वाले लोगों का जीवन पूरा ही शनि के साथ गुजर रहा है। आप नरेंद्र भाई कोई देख लीजिए, हाँ। 17 बॉर्न, नंबर 8 से रूल है। हाँ। नंबर 8 इज अ नंबर ऑफ एक्सट्रीम। आप नंबर 8 के शेप को देखेंगे, 2 जीरो है उसमें, एक ये दोनों जीरो, उनकी लाइफ है ना ऐसे, अगर आप उसको 90 डिग्री पे घुमा देंगे तो ये इनफाइनाइट का सिंबल बनता है, इन्फिनिटी का सिंबल बनाता है। तो ये नंबर ऑफ एक्सट्रीम है, या तो ये बहुत खुश होते हैं या बहुत दुखी होते हैं, या बहुत जीवन में ऊपर होते हैं या बहुत डाउन देखी जाएंगे। हाँ। ये नंबर 8 वालों के साथ होता है, ये नंबर ऑफ एक्सट्रीम। ओके, अब देखिए नरेंद्र भाई कहाँ थे, आज कहाँ है। हाँ। नंबर 8 वाले लोगों के साथ आपको ये चीजें मिलेंगी। उन्हें देर से मिलेगा, पर जब मिलेगा तो बहुत ज्यादा और मिलेगा। शनि प्लेनेट के बारे में कहा जाता है कि ये कर्मदाता है, कर्म फलदाता। आपने जो कर्म किए हैं उसके फल आपको मिलेंगे, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। डर किनको लगता है? जिन्होंने बुरे करना नहीं चाहते, या तो कर्म करना नहीं चाहते, या तो जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं। हाँ। तो बुरे फल मिलेंगे, अच्छे कर्म किए तो अच्छे फल मिलेंगे। तो आपके कर्मों के फल आपको जरूर देते हैं, और शनि से जो मिलता है आपको परमानेंट या लॉन्ग टर्म से मिलता है। राइट। शनि के थ्रू आपको जो भी मिलता है लॉन्ग टर्म परमानेंटली मिलता है। ओके, एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 9 नंबर। नंबर 9 मार्स, मंगल। तो मार्स को अगर आप देखेंगे, ये प्लेनेट रेड कलर का प्लेनेट है। इट्स अ प्लेनेट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का प्लेनेट है। एक किंगडम बनाते हैं नंबर्स का, तो नंबर 9 को कमांडर बोला जाता है, चीफ कमांडर, सेनापति। उसको सेनापति बोला जाता है। ये लोग क्या करते हैं? करेजियस होते हैं, इनका विल पावर स्ट्रांग होता है। आप हिंदू माइथोलॉजी में हनुमान जी को देखिए, तो उनको नंबर 9 से कनेक्ट किया जाता है, मंगल से। तो उनकी पर्सनालिटी को देखिए, नंबर 9 वालों की पर्सनालिटी से मैच करते हैं कि ये करेजियस होते हैं, हिम्मत वाले, डरते नहीं है, विल पावर स्ट्रांग होता है, और लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। सेनापति का काम क्या है? बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना, प्रजा को प्रोटेक्ट करना। तो बोल्ड होते हैं, डिसीजन मेकर होते हैं। ये सारी चीजें नंबर 9 वालों के, एनर्जेटिक होते हैं। ये एनर्जी का प्लेनेट है, तो नंबर 9 वाले एनर्जी से कनेक्ट होते हैं हमेशा। राइट। और ये बहुत अच्छे ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। नंबर 9 वाले आप देखेंगे तो बहुत अच्छे ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी लोग होते हैं, और बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। अच्छा। और डिवोटीज भी होते हैं, बहुत अच्छे डिवोटीज भी मिलते हैं नंबर 9 वाले। नंबर 9। यस, गांधी जी नंबर 9 से रूल करते थे, भगत सिंह नंबर 9 से रूल करते थे। ओके, सो उन्होंने अगर एक बार ऐसे अपना डिवोशन दिखा दिया, यस, तो फिर वो पीछा हट नहीं करेंगे, वो अपने वादे से मुकर नहीं जाएंगे। यस, देशभक्त भी पाए जाएंगे नंबर 9 वाले। राइट। ओके, सो ये सब हमने जो बात की वो है मूलांक की। राइट। आपने अभी इसी चर्चा में आपने बताया था कि भाग्यांक भी होता है, और हमें आगे एक बात करनी है जो आपने कुंडली बनाने का बताया था, तो वो भी आप हमें सिखाए कि किस तरह से हम भाग्यांक निकाल सकते हैं, और उसके ऊपर से हम कुंडली जो आप बता रहे थे वो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ। भाग्यांक जैसे मूलांक है, वो आपके अंदरूनी नेचर, आपकी इंट्रिंसिक नेचर को दिखाता है, आपके पास्ट लाइफ इंप्रेशन को दिखाता है। मूलांक आपको मिला है आपके पास्ट लाइफ कर्मा के थ्रू, उससे आपके परसेप्शंस बनते हैं। आप कैसी सोच होगी, आप कैसे डिसीजंस लेंगे, ये सारी चीजें मूलांक से होती है। आपकी इनहेरेंट हेल्थ टेंडेंसी को भी मूलांक दिखाता है। वैसे ही भाग्यांक होता है आपके डेट ऑफ बर्थ के जो 8 डिजिट है, टोटल 8 डिजिट आपकी डेट ऑफ बर्थ के हैं, उसको आप टोटल करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, हम नरेंद्र भाई मोदी की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 17 सितंबर 1950। तो 1 + 7 + 0 + 9 + 1 + 9 + 5 + 0, उसको आप टोटल करेंगे और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, इट कम्स टू 5। तो ये है भाग्यांक। आप उसको डेस्टिनी नंबर बोला जाता है। ये आपके भाग्य का अंक है। इट शोज, जैसे मूलांक एक कार्मिक बोझ लेके आया है, एक कार्मिक बोझ है उस आपके ऊपर,
या कार्मिक बैगेज लेके आया है, तो उसका रास्ता दिखाता कौन है आपको, कि ये बर्थ में आप क्या करेंगे। तो ये आपको भाग्यांक आपका एक्टिवेट होता है, कि ये आपके भाग्य को एक्टिवेट करता है। ये जन्म में आप क्या करेंगे, कैसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे, कैसे लोगों से मिलेंगे, सोसाइटी में आपका रोल क्या रहेगा। आप बार बार वही सिचुएशन की तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे जैसा आपका भाग्यांक है, तो उसी से आपका कनेक्शन ज़्यादा बनता जाएगा। आपके डिसीजंस मूलांक से आएंगे और सिचुएशंस क्रिएट होंगे भाग्यांक से। राइट, ओके। और अब मूलांक और भाग्यांक हमें जब समझ में आ जाता है, तो इसके बाद बात आती है कुंडली बनाने की। तो हम कुंडली इससे कैसे बना सकते हैं? हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर कुंडली बनती है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के जो 8 डिजिट्स होते हैं, उसमें से सबसे पहला काम हम करते हैं, स्टेप 1, दैट इज मूलांक निकालना। हम एग्जांपल के साथ करें तो सेम डेट ऑफ बर्थ को ले, नरेंद्र भाई की डेट ऑफ बर्थ, या किसी और की लेनी है तो उससे भी हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, सो व्यूअर्स को पता चले कि किसी को। अब सब व्यूअर्स भी अपने नोट पेन लेके ये कर सकते हैं कि अपनी डेट ऑफ बर्थ को ले, आपकी जो डेट है, जन्म की तारीख है, फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, उसको टोटल करे और सिंगल डिजिट में लेके आए, ये आपका मूलांक है। ओके, हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, वेरी सिंपल, 1 जनवरी 2003। 1 जनवरी 2003। तो अब देखिए कि 1 जनवरी है तो तारीख 1 है, डेट 1 है, तो ये इंसान का मूलांक हुआ 1। अब ये सारे नंबर को टोटल करते हैं, तो 1 जनवरी यानी 1 + 1 + 2 + 0 + 0 + 3, यानी 3 + 2 + 1 + 1 यानी 7। तो 7 आया इसका डेस्टिनी नंबर, ये हुआ भाग्यांक। तो ये इंसान को 2 प्लेनेट सबसे ज्यादा रूल करते हैं, मूलांक एंड भाग्यांक आपकी लाइफ में अराउंड 60% 70% रोल आपको रूल करते हैं। तो 1 और 7 ये 2 प्लेनेट से ये इंसान सबसे ज्यादा रूल होगा। तो ये 1 और 7 नंबर से ये इंसान रूल होता है। अब थर्ड स्टेप आता है कुंडली बनाना। तो मैंने आप सबको ये बताया कि कुंडली कैसे बनती है। तो 3x3 का एक ग्रिड होता है, जिसमें ऊपर की जो रो है 3, 1, 9, सेकेंड रो है 6, 7, 5 एंड द बॉटम रो इज 2, 8 एंड 4। अब वैदिक न्यूमरोलॉजी में आप अंक कुंडली बनाते हो, उस टाइम पर हम सेंचुरी नंबर को नहीं लेते हैं। मान लीजिए आपने बताया 1 जनवरी 2003, तो यहाँ हम सिर्फ 6 डिजिट का यूज करेंगे, यानी DD, MM एंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर। ये 6 डिजिट का ही लेंगे, क्योंकि सेंचुरी नंबर सबके लिए कॉमन है, तो उसको हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। तो अब ये इंसान के लिए जो 6 डिजिट बचे, उसको हम उसकी कुंडली में रखेंगे। तो 1, फिर 1, फिर आया 3, ये 3 ही डिजिट आएंगे। तो जहां आपने जो कुंडली बनाई, जिसमें जहां मैंने बताया 319, तो जो सेंटर पार्ट है ऊपर की रो का, वहां ये इंसान के 2 बार 1 आएंगे और लेफ्ट साइड आएगा नंबर 3। तो ये इंसान की कुंडली में सिर्फ 3 नंबर वैदिक अंक कुंडली में आएंगे, 3 एंड 11। ये इंसान की कुंडली बनी। उसके बाद उसके मूलांक, उसको भी हम ग्रिड में रखते हैं, उसके बाद उसके भाग्यांक को भी ग्रिड में रखते हैं, तो 7 नंबर भी उसकी ग्रिड में आएगा। तो ये बन गई एक वैदिक अंक कुंडली। ये तो अब इनकी ग्रिड में कौन कौन से नंबर आए, 1, 3 एंड 7। तो ये इंसान के नेचर को अगर आपको प्रिडिक्ट करना है, तो आप ये इंसान के पास 1 नंबर की क्वालिटीज भी आपको मिलेगी, नंबर 3 की क्वालिटीज भी मिलेगी और नंबर 7 की क्वालिटीज भी मिलेंगी। ये तीनों क्वालिटीज मिलके ये एक इंसान बनेगा। ये तीनों का कॉम्बिनेशन होके ये इंसान बनेगा। तो अब आप पूछेंगे कि क्या इसके पास बाकी के नंबर की क्वालिटीज नहीं होंगी? देखिए, अब जो शुरू हो रहा है, दैट इज एडवांस न्यूमरोलॉजी की बात है, जो मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ। ये जो लोग मुझसे कोर्स करते हैं, इनको सिखाता हूँ। वहाँ पर दशाओं का रोल आता है। तो दशा साइकिल चलता है। दशाई आपकी जीवन की दिशाएं नक्की करती है कि अब ये नेचर तो प्रिडिक्ट हो गया, पर ये इंसान आज गुस्सा कर रहा है, कल नहीं कर रहा है,
आज बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा है, कल नहीं दिख रहा है। तो ये सारे चेंजेस इंसान के अंदर आ रहे हैं, दैट इज ऑल ड्यू टू दशा साइकिल। तो ये दशा साइकिल पूरा चलता है, उसमें हर प्लेनेट की अलग अलग दशा आती है, उसके पूरे कैलकुलेशंस होते हैं। तो यही कुंडली में और 5 दशाओं के नंबर ऐड होंगे, निकलेंगे, आएंगे, वो चलेंगे, उसके ऊपर से इंसान की लाइफ की इवेंट्स के प्रिडिक्शंस होंगे। बहुत ज्यादा बहुत डेप्थ में है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पर अगर कोई सीखता है तो ये एक्यूरेट भी है एंड इजी टू लर्न भी है। अगर इसको आप सीख लेते हो तो आप खुद के भविष्य को, तो क्या बोलूं, खुद की लाइफ को, खुद की लाइफ के इवेंट को क्या हो सकता है, लाइफ की संभावनाओं को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, आने वाले कल के बारे में अच्छे से डिसीजन ले सकते हो, और आपके नियर एंड डियर वंस को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हो। और अगर आपका मन करे मेरे जैसे कि दूसरे लोगों को भी कंसल्ट करना है, गाइड करना है लाइफ में, तो ये भी कर सकते हो। दिस इज अ वंडरफुल साइंस। और मैं अगर चाहता हूँ, ये प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ, हर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट होना चाहिए। तो पता चले कि बहुत अच्छे से आप किसी के भाग्य को बदल नहीं सकते हो, पर वो अपना भाग्य कैसे बदल सकता है उसके लिए उसको अच्छे से गाइड कर सकते हो कि तुम्हारे भाग्य में ऐसा ऐसा होने की संभावनाएं लिखी हुई है, ये तुम्हारा नेचर है, यहाँ तुम करेक्शन करो तो चीजें करेक्ट हो सकती है। राइट, ओके। जब हम चीज़ें करेक्ट करने की बात करते हैं तो क्या हम रेमेडीज़ की बात करते हैं? न्यूमरोलॉजी में कोई रेमेडीज़ होती है जिससे हम जो भी दशा आने वाली है, समझ लो कि कुछ बुरा समय आने वाला है, हमें समझ आ गया, तो उसे कैसे रोका जा सकता है या कैसे उसकी इफ़ेक्ट को कम किया जा सकता है? ऐसे सब रेमेडीज़ होती है क्या? यस, होती है, ऑब्वियसली होती है। हम जिनको कंसल्टेशन देते हैं या तो जिनको पढ़ाते हैं, तो उन लोगों को एक रेमेडी वाला पार्ट भी होता है। पर रेमेडी यानी कोई मैजिकल चीज़ नहीं है कि रेमेडी आप करेंगे और आपका भाग्य बदल जाएगा, नहीं। रेमेडी भी प्रैक्टिकल वे में, साइंटिफिक वे में सोच समझ के करनी है। जैसे देखिए, रेमेडी 2-3 तरह से होती है, एक वैदिक रेमेडीज भी होती है, एक प्रैक्टिकल रेमेडीज भी होती है। अब सबसे बढ़िया रेमेडी क्या है कि आप आपके बिहेवियर को चेंज करें, दैट इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेमेडी। जैसे मैं आपको बताऊं कि शिवानी जी, अगले 6 महीने के अंदर आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड या चीटिंग हो सकता है। अब रेमेडी करने से फ्रॉड नहीं होगा वैसा मैं नहीं मानता हूं। सबसे ज्यादा काम ये आपको ये करना है कि आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं उसको सोच समझ कर करिए। कहीं भी सिग्नेचर कर रहे हो 2 बार सोच के करिए, बिकॉज यू नो कि ये होने की संभावना है। तो पहले तो आप एक्टिव हो जाएंगे, आप कॉन्शियस माइंड से हर डिसीजन लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस से डिसीजन ले रहे तो नहीं। मैं किसी को बोलूं कि आपके इंजरी के चांसेस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंजरी होगी ही, एक संभावना है। तो ये व्हीकल चला रहा है तो सोच समझ कर चलाएगा। कहीं भी स्टेयरकेस पे चढ़ रहा है इंसान तो थोड़ा संभल कर चलेगा। तो आपको संभल कर चलना है। तो सबसे पहली रेमेडी आप खुद अपने साथ करेंगे कि मेरे बिहेवियर के अंदर मैं चेंज करूं। दूसरी रेमेडीज होती है कि जो प्लैनेट्स आपके इम्बैलेंस है आपकी कुंडली के अंदर, ड्यू टू दशा या तो बाय बर्थ, आपके जो भी प्लैनेट्स इम्बैलेंस है उसको आप बैलेंस कर सकते हो। ये बैलेंस करने के लिए 3 चीजें काम करती है। सबने नाम सुना होगा, तंत्र, मंत्र एंड यंत्र। उसके ऊपर मैं आपसे 2 मिनट और बात करना चाहूंगा। कि तंत्र, तो लोगों को लगता है कि तंत्र नाम दिमाग में आता है तो तांत्रिक नाम दिमाग में आता है कि ये कोई रहस्यमय विद्या होगी। तंत्र का मतलब है सिस्टम। तंत्र को इंग्लिश में बोला जाता है सिस्टम। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारी सिस्टम्स काम करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर आप मान लीजिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसी बहुत सारी सिस्टम्स काम करती है। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी सिस्टम्स काम करती है। तो ये हर सिस्टम को तंत्र बोला जाता है। अगर हम सिस्टम को ठीक से समझ लें तो ये मेथड कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि आपके किसी के पेट में गड़बड़ है,
कुछ तकलीफ है, तो वो डॉक्टर वो सिस्टम को अच्छे से समझ रहे हैं, तो आपकी तकलीफ को समझेंगे और आपको अच्छे से गाइड करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को डायग्नाइज करेंगे, आपको अच्छे से गाइड करेंगे, आपके लाइफ के रूटीन को चेंज करने को गाइड करेंगे और मेडिसिन देंगे। ये डॉक्टर का काम होता है, बिकॉज ये डॉक्टर डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से समझ रहे हैं। सेम वे में हमें यूनिवर्स के सिस्टम को समझना है कि हम यूनिवर्स में आए हैं, अस्तित्व हमारे साथ कैसे काम कर रहा है। जैसे दशाएं आ रही है, प्लेनेट्स हमें इफेक्ट कर रहे हैं, तो कौन सा प्लेनेट कब आएगा, पॉजिटिवली प्लेस्ड होगा, हमारी कुंडली में नेगेटिवली प्लेस्ड होगा, हमें प्रॉब्लम की तरफ ले जा सकता है, हमें ग्रोथ की तरफ ले जा सकता है, हमारी लाइफ में संघर्ष आएगा, हमारी लाइफ स्मूथ होगी। तो ये न्यूमरोलॉजिस्ट आपको डायग्नाइज करके गाइड कर सकता है। अब आप बिहेवियर चेंज करके प्रैक्टिकल रेमेडी कर सकते हो। दूसरी, वो प्लेनेट की जो एनर्जी आपके साथ इम्बैलेंस है उसको भी आप बैलेंस कर सकते हो। तो तंत्र आपको समझ देता है कि कौन से प्लेनेट की एनर्जी आपके साथ इम्बैलेंस है। ये कुंडली बनाना और उसको पढ़ना, दैट इज अ सिस्टम, दैट इज तंत्र। दूसरी बात होती है, वर्ड है मंत्र। तो मंत्र क्या करता है, ये एनर्जी को एनहांस करता है। तो मंत्र जाप किया जा सकता है। शास्त्रों के अंदर लिखा है कि मंत्र जाप इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। तो मंत्र जाप आप करते हैं, ये आपकी चेतना, आपकी अंदर की कॉन्शियस को एक अलग लेवल पे ले जाता है, एक अलग आपकी चेतना को अलग कॉन्शियस लेवल पे ले जाता है, जहाँ से आपके डिसीजंस इंप्रूव होंगे, आपकी प्लेनेटरी जो एनर्जी है वो बैलेंस होगी। तो ये चीज़ें उससे काम करती है। तीसरी है यंत्र। ये एक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन होती है, या तो न्यूमरोलॉजिकल यंत्र भी बनते हैं, जहाँ ये एनर्जी को स्टेबल और स्टोर करने का काम करते हैं। ये यंत्र भी काम करते हैं कि जो प्लेनेट की आपकी एनर्जी डिस्टर्ब है उसके यंत्र को आप अपने साथ रख सकते हो, अपने टेबल पे, अपने वर्क प्लेस पे, सब जगह पर अपने साथ कैरी कर सकते हो, पर्स में। तो ये भी आपकी प्लेनेटरी एनर्जी को बैलेंस करने में मदद करता है। तो ये इस तरह से आप रेमेडीज कर सकते हो। पर रेमेडीज किसी को भी मैं सजेस्ट करूं, आप सिर्फ वीडियोस देख के कि मेरा मूलांक ये है, मेरा भाग्यांक ये है, वैसे रेमेडी ना करें। एक लेमन की तरह आप अपनी कुंडली को पूरी तरह एनालाइज करवाइए, जो एक्सपर्ट है उनसे पूछिए कि अभी मुझे कौन सी रेमेडी करनी चाहिए। हाँ। और वो आपको गाइड करेंगे। प्रैक्टिकल बिहेवियर चेंजेस कितने करने हैं आपको लाइफ में, उसको भी समझिए। तो उसके बाद रेमेडी करेंगे तो भी उसके बाद भी आपका भाग्य नहीं बदल जाएगा, आपका रास्ता आसान हो जाएगा, सफर वही रहेगा, सफर आसान हो जाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल जाता है तो घर से चल के जाता है, अब उसको एक स्कूटर ले दिया जाए तो जाएगा तो स्कूल ही। हाँ। पर सफर आसान हो जाएगा। उसको क्लास में एसी लगा दिया जाए तो सफर आसान होता है। पढ़ना वही है, जाना वही है, पर सफर आसान हो जाता है। रेमेडीज को मैं एक और एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। आपका क्वेश्चन था तो मान लीजिए आप एक रास्ते पे कार लेके जा रहे हो, बढ़िया रास्ता था, आप एंजॉय कर रहे थे, अचानक से रफ रोड आ गया। अब आप अचानक से आपका मूड चेंज हो जाता है, आप टेंस हो जाते हो कि अब आपको दिख रहा है, तब तक रास्ता रफ ही दिख रहा है। आपको लगेगा अब क्या होगा, मेरी तो नई कार है, अब रफ रोड पे मैं कैसे चलाऊंगी, कब पहुंचूंगी। अब आप चला तो रही है क्योंकि रास्ता एक ही है, जाना वही है। तो उसमें अगर रास्ते पे मैं खड़ा हुआ मिलता हूँ, मैं आपको हाथ करता हूँ, आप गाड़ी रोकती है, मुझे पूछती है कि ये रफ रोड कब तक है। मैं बोलती हूँ मैम आप आगे जा रही है तो चलिए मुझे भी आगे जाना है, आप मुझे साथ बिठाइए। आप मुझे साथ बिठाती है। अब आप पूछती है आप कहाँ रहते हैं, मैं बोलता हूँ मैं यही एरिया का हूँ। आप बोलती है ये रोड कब तक रफ है। अब आपका जो दिमाग है, मैं बोल रहा हूँ कि बस सिर्फ 3 किलोमीटर तक ये रोड रफ है, उसके बाद आगे 300 किलोमीटर तक आपको रोड पे एक भी खड़ा नहीं आएगा। हाँ। अब आप के ये 3 किलोमीटर कैसे गुजरेंगे, आराम से बहुत आराम से, क्योंकि आपको आगे का रास्ता पता चल गया। अब जब तक ये पता नहीं था तो ये 3 किलोमीटर आप बहुत टेंस, बहुत स्ट्रेस्ड, बहुत तकलीफ से, रोड मेकर को आप गाली देंगे, ये कैसे रोड बनाते हैं ऐसे बीच में। पर जैसे ही कोई गाइड आपको मिल जाता है,
आपके ये 3 किलोमीटर भी आसानी से गुजर जाएंगे, सफ़र आसान हो जाएगा, सारी चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। ओके। चिराग जी, आपने बहुत सारे कंसल्टेशंस किए हैं, इतने सारे लोगों को आपने रेमेडीज भी बताई होगी। तो आई वुड लाइक टू आस्क कि जनरली लोगों का क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, और नॉर्मल क्वेश्चंस कोई भी इंसान अगर आपके पास आता है तो उनके दिमाग में क्या रहते हैं? देखिए, मोस्टली लोगों के क्वेश्चंस लाइफ के इवेंट्स के बारे में, जैसे कैरियर, प्रोफेशन, फिर रिलेशनशिप को लेके क्वेश्चंस होते हैं, हेल्थ को लेके क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली आप देखिए तो हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस को लेके लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। तो और ज़्यादातर आप देखिए, आप न्यूमरोलॉजिस्ट या अकल्ट साइंटिस्ट के पास कब जाते हैं? आप देखिए, आप लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं, तब नहीं जाएंगे तो आप नहीं जाते हैं। आपको लगता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है, पर जब भी लाइफ में कुछ थोड़ा संघर्ष आता है, कुछ थोड़ी तकलीफें आती है, आपको लगता है कि मैं, देखिए यहीं पर ये साइंस का लॉजिक है, आप वही है। मान लीजिए कि पिछले 10 साल से आप ग्रो कर रहे थे कंटिन्यूसली, अप एंड अप। अब लाइफ में थोड़ा संघर्ष आना शुरू हुआ, दशाएं चेंज हुई होगी आपकी, आपको तो पता नहीं है। तो आप वही है। आपने 10 साल में ग्रोथ भी ज़्यादा किया होगा, एक्सपीरियंस भी बड़ा है, आपका नॉलेज भी बड़ा है, आपकी इंटेलिजेंस भी बड़ी है, तो फिर लाइफ में संघर्ष क्यों आया? तो ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी आता है, तब जाके आपको लगता है कि चलिए एक बार अकल्ट साइंस का भी सपोर्ट लेते हैं। मैं वही बताता हूँ कि यही ये साइंस है, कि यही तो समझना है कि हम वही के वही है। अगर पर लाइफ में फिर भी ये यू टर्न, शार्प टर्न क्यों आते हैं? यही ये कुंडली आपकी बता दी, हम उसी को पढ़ते हैं, गाइड करते हैं कि देखिए अभी संघर्ष शुरू हो रहा है, अगले 3 साल तक ये चल सकता है, थोड़े सोच समझ कर डिसीजंस लीजिए, आगे जाके आपका रास्ता और अच्छा हो सकता है। तो ये 3 साल में आप रिस्क कम लेंगे तो नुकसान कम होने के चांसेस है, आप बच सकते हो बहुत सारे नुकसान से। तो लोगों के क्वेश्चन यही आते हैं कि मेरी शादी कब हो सकती है, मुझे जॉब कब मिल सकती है, मुझे जॉब चेंज करना है, वीज़ा या फॉरेन सेटलमेंट के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मुझे वीज़ा कब मिलेगा, मैं फॉरेन जाऊँगा तो सेटल हो सकता हूँ कि नहीं, मेरी परफॉर्मेंस में ग्रोथ कब होगी, मुझे प्रमोशन कब मिलेगा। वैसे लाइफ के साथ आप इन सब क्वेश्चंस का सचोट प्रिडिक्शन कर सकते हैं। यस, मैं उनके लिए ये जो उनका क्वेश्चन होता है उसको लेके उनका अच्छा पीरियड कब है ये मैं प्रिडिक्ट करके बताता हूँ कि ये टाइम पे आप कोशिश करेंगे, कोशिश या कर्मा तो करने ही है, प्रेजेंट कर्मा इज ऑलवेज देयर। मैंने बताया कि आपका प्रारब्ध कर्मा एंड प्रेजेंट कर्मा ये दोनों मैच करेंगे तो चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, अलाइन करेंगी। तो मैं प्रारब्ध को पढ़ता हूँ, आपके प्रारब्ध को पढ़ता हूँ, आपके भाग्य को पढ़ता हूँ, उसके अनुरूप अलाइन करके आपको कर्म करने की सलाह देता हूँ। अगर आप उसको, मैं जो पढ़ता हूँ, मैं जो सलाह देता हूँ उसको मानते हैं तो आपकी चीज़ें स्मूथ होने की बहुत ज़्यादा संभावना बनती, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। राइट, ओके। आप कोई एग्जांपल देख सकते हो अपने खुद के क्लाइंट का या अपने खुद के जीवन से जहाँ पे आपको न्यूमरोलॉजी ने बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स दिए हो? अभी रिसेंटली मैंने 1 महीने पहले ही एक कंसल्टेशन किया था। एक लेडी का था, उनको बहुत सारे डेट क्रिएट हो गए थे लाइफ में और उनको लगता था कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूंगी। अब देखिए वो फ्रस्ट्रेटेड थी और वही टाइम पे उन्होंने मेरा कंसल्टेशन लिया। अब उनको तो आगे का रास्ता नहीं पता है, उनको बाहर निकलना है पर कब निकल सकते हैं ये रास्ता उनको नहीं पता था। जैसे मैंने बताया कि 3 किलोमीटर बाद रास्ता स्मूथ था, वैसा तो मैंने उनकी कुंडली बनाई, उनकी दशाएं कैलकुलेट की, उनकी पूरी चेक की, तो मुझे पता चला कि उनका अच्छा पीरियड ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हाँ, रिसेंटली शुरू हुआ था। हाँ। और चीज़ें स्मूथ होनी शुरू हो सकती है अगर ये सही डिसीजंस अभी ले। और मैंने उनको कुछ मंत्र जाप की रेमेडीज बताई, उनको लाइफ में क्या क्या बिहेवियर चेंजेस करने हैं वो बताया। और अभी 1 हफ्ते पहले उनका फ़ोन आया कि सर क्या हुआ पता नहीं, पर मेरी ऑलमोस्ट 30% डेट मैंने रीपे कर दी है। अब देखिए
मैंने कोई कमाल नहीं किया है, भाग्य उनका था, वो पढ़ नहीं सकती थी, मैंने पढ़ के क्या करना चाहिए, मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैंने उनको रास्ता दिखाया, तो उन्होंने वैसे डिसीजंस लिए। अब आप अंधेरे में चलिए या लाइट के साथ चलिए, तो मैं तो लाइट प्रोवाइड करता हूँ। अब लाइट के साथ चलेंगे तो रास्ता आपको ही दिखेगा, वो लाइट के साथ आप चलेंगे तो आप अच्छे से चल पाएंगे, रास्ता भी आपका, चलना भी आपको ही है। मैं तो गाइड हूँ, रास्ता दिखाता हूँ। नाइस, बहुत अच्छी तरह से आपने ये सब बातें समझाई कि रास्ता तो हमेशा वही रहता है, बस अगर हमें पता चल जाए कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ धीरे चलना है, तो आसानी हो जाती है और Yes. सफ़र अच्छे से कटता है हमारा। वही है, देखिए यही मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में अगर आप मुझे पूछे कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, या तो एक सेंटेंस में इसका बेनिफिट बताइए, तो मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा, भाई आपको लाइफ तो अस्तित्व ने, ईश्वर ने आपको दी है, आप जी भी रहे हैं। इफ़ यू वांट, देखिए पर हर रोज आपकी कोशिश क्या है, अच्छी बनने की। अच्छी बेहतर लाइफ बनाने की कोशिश में हम सब जुड़े हुए हैं। इफ यू वांट, इफ यू, न्यूमरोलॉजी इज अ वे टू लिव लाइफ इन अ बेटर वे। न्यूमरोलॉजी एक रास्ता है जो लाइफ को अच्छी तरह से जी सकते हो। क्योंकि देखिए आपके पास मोबाइल है, आपके पास कोई भी चीज़ है, अगर उसका मैनुअल आपके पास नहीं है तो उसको ऑपरेट कैसे करना है आपको पता नहीं, तो आपकी लाइफ का मैनुअल क्या है ये न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम पढ़ सकते हैं कि इसको कैसे ऑपरेट करेंगे तो ये अच्छे से ऑपरेट होगा। तो मैं किसी को गाइड कर सकता हूँ, मैं अपने आप को गाइड कर सकता हूँ कि अभी देखिए एक और एग्जांपल से बताऊँ कि रिलेशनशिप के बारे में है कि हस्बैंड वाइफ दोनों है, ये रिलेशनशिप को भी बेहतर कर सकता है अंडरस्टैंडिंग से। हस्बैंड वाइफ है साथ में, अच्छा रिलेशन चल रहा है, सब सही चल रहा था, अब अचानक से हस्बैंड को लगता है कि ये पिछले एक हफ्ते से इनको गुस्सा बहुत आता है मेरी वाइफ को, इसको लगता है कि इसको एक हफ्ते से इतना गुस्सा क्यों आता है, बात बात पे चिढ़ जाती है, गुस्सा करती है, अभी तक तो ऐसा नहीं था, सब स्मूथ चल रहा था। अब देखिए वाइफ का गुस्से का रिएक्शन देख के हस्बैंड और गुस्सा करना कि एक हफ्ते से अभी तक तो तुम्हें कुछ नहीं होता था, ये क्या बार बार एक हफ्ते से मैं कुछ भी बोलूं तुम चिढ़ जाती हो, गुस्सा करती हो। अब बिना जाने ये रिएक्शन रिलेशनशिप को और बिगाड़ता है, क्योंकि एक का एक्शन दूसरे का रिएक्शन, एक का एक्शन दूसरे का रिएक्शन। पर अगर कोई न्यूमरोलॉजी जानता है तो उस, अगर मान लीजिए कि ये हस्बैंड न्यूमरोलॉजी जानता है और वाइफ का गुस्सा शुरू हुआ है, तो ये जान सकता है कि इसकी ग्रहों की दशा अभी ऐसी चल रही है कि ये नेक्स्ट कुछ दिन, 1 या 1.5 महीने तक इसका चिड़चिड़ापन बढ़ा रहेगा, ये गुस्सा करेगी, ये थोड़ी एग्रेसिव रहेगी। अब देखिए ये पता होने के बाद अगर वाइफ गुस्सा करती है तो हस्बैंड का रिएक्शन क्या होगा? ठीक है, वो चीज़ों को मैनेज कर लेगा कि मुझे ये टाइम को पास करना है, तो ये रिलेशनशिप को बिगाड़ने से बचा सकता है, ये बेहतर बना सकता है। आपको लगेगा कि किसी का कॉन्फिडेंस कम है तो अभी ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, कोई बच्चा पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है, तो बहुत सारे माँ बाप के ये क्वेश्चन आते हैं कि ये अभी पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है, तो मैं उनकी कुंडली देख के बता रहा हूँ कि अभी इसको ये ऐसी ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, ऐसा होगा, ये ऐसा कर देगा, तो ये सारी चीज़ें होती है। राइट, ओके। दूसरी एक चीज़ जो मुझे जाननी थी वो थी फ़ोन नंबर्स एंड व्हीकल नंबर्स, एंड अक्सर लोग नाम भी चेंज करवाते हैं अपना, सो डज दैट एक्चुअली अफेक्ट, और वो भी सिर्फ ऐसे हवा में बातें हैं? नहीं, हवा में तो नहीं है, काम करता है, ये काम करता है, पर इसको साइंटिफिकली लॉजिकली समझते हैं। देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ फिक्स है, यू कैन नॉट चेंज इट, जो ईश्वर ने अस्तित्व ने दिया ये आपके साथ रहेगा, उसी से आप इवेंट्स लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, वैसे इवेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे, मूलांक भाग्यांक और आपकी कुंडली काम करेगी। अब जो आप बात कर रही है कि मोबाइल नंबर्स, नेम नंबर्स, व्हीकल नंबर्स, आपके घर का नंबर्स, ये सारे नंबर्स हैं, पर जो डेट ऑफ बर्थ है ये फिक्स्ड एनर्जी है, वो वैसे ही काम करेगी। पर ये जो एनर्जीज है, नेम नंबर्स, ये सारी मूवेबल एनर्जीज है,
चेंज कर सकते हैं हम कभी। इसमें ये क्रियामान कर्म के साथ काम करती है। आपकी चॉइस है कि आप जब चाहे आप अपना नेम चेंज कर सकते हो, आप अपने घर को चेंज कर सकते हो, ऑफिस को चेंज कर सकते हो, आपके नेम मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हो। ये मूवेबल एनर्जी से, मूवेबल एनर्जी काम करती है, पर कितनी, इसको समझना है। लोग बहुत, आपको पॉडकास्ट में मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा कि मोबाइल नंबर देख के मैं आपकी लाइफ के इवेंट को बता दूं, अगर आपने मोबाइल नंबर चेंज कर लिया तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। मैं उसको 100% श्योर नहीं मानता हूँ, ऐसा नहीं होता है। इवेंट डेट ऑफ बर्थ से प्रिडिक्ट होती है, पर आप देखिए, आप जैसी हो वैसी आप हो। पर आप स्कूल में थी तो आपके साथ अलग फ्रेंड्स थे, हाँ, कॉलेज में अलग फ्रेंड्स थे, आपके भाई बहन अलग होंगे। हाँ, हाँ, तो ये सारी मूवेबल एनर्जीज है। तो आप, उसका असर आएगा, परफेक्टली आएगा। स्कूल में मान लीजिए कि आपकी कोई फ्रेंड है, वो बहुत ज़्यादा रेड कलर पहन के आती है, तो आपको इफेक्ट आएगा कि मन करेगा कि मैं रेड पहनूं। पर अब देखिए, इसका इफेक्ट होता है। ये आपके लाइफ के इवेंट को चेंज नहीं करती है, ये आप जो है उसके अंदर एक एडिशन करती है। हाँ, ये सारी कनेक्टेड एनर्जीज है आपके साथ, तो उसको आप चेंज भी कर सकती है, उसका इफेक्ट आपके ऊपर आता है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ये इफेक्टिव नहीं है, राइट, पर ये बदलने से जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बदलना आपको खुद को है, तब जाके ही जिंदगी बदलेगी। सिर्फ मोबाइल नंबर बदल लिया, सिर्फ घर का नंबर बदल लिया और जिंदगी बदल जाएगी, ये आपका वहम है। अगर आपको जिंदगी बदलनी है, अस्तित्व ने जो आपको दिया है उसको समझिए, उसको पढ़िए और खुद को बदलिए। जिंदगी बदलेगी, डिसीजंस बदलिए, लाइफ बदलेगी। यही है। चिराग जी, आपने आज बहुत अच्छे से हमें समझाया कि न्यूमरोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी से हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि पूरी लाइफ ही तुम्हारी बदल जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, पैसों का ढेर लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। काम तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा, ये सिर्फ रास्ता बताता है, राइट। अब अगर ये सब जान के अगर हमारे किसी व्यूअर का मन करे कि आपसे या तो कंसल्टेशन लेना है या तो फिर उन्हें सीखना है, तो क्या आप, बिकॉज वो हमारे व्यूअर्स है, आपकी बात कर रही हूँ, क्या आप उन्हें थोड़ा सा डिस्काउंट दे सकते हैं? श्योर, दे सकते हो। देखिए, UN नंबर्स, YOUN नंबर्स के प्लेटफॉर्म से मैं कोचिंग एंड कंसल्टेशन का काम करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने अभी तक पढ़ाया है। मैंने बताया मोर देन 1000 कंसल्टेशंस किए हैं। तो मेरी बैचेस चलती रहती है, जूम पे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। आप अपने घर पे बैठ के मेरी क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ये साइंस को सीख सकते हैं। मैंने बताया वैसा ही, बहुत इजी टू लर्न एंड एक्यूरेट टू प्रिडिक्ट, ये साइंस है। और मैं आपके व्यूअर्स को भी बताता हूँ, ये साइंस अगर आप सीखेंगे तो आप अप्लाई करें, वो तो बात की बात है, पर सीखेंगे, आपकी अवेयरनेस इतनी बढ़ेगी, लाइफ को देखने का नज़रिया बढ़ेगा और आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदल जाएगी। आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। और ये आप भी कर सकते हो। और ये 2 से ढाई महीने का कोर्स होता है, ऑनलाइन घर बैठ के आप अपने घर पे सीख सकते हो। और इट्स अ वंडरफुल साइंस। ये आपको आपकी लाइफ कैसे बेहतर बनानी है उस सिखाता है। और मेरे हिसाब से हर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट होना चाहिए, एक को तो सीखना ही चाहिए, बाकी सबको आप अच्छे से गाइड कर पाएंगे। सही बात है। चिराग जी, आपके पास तो बहुत सारी टेक्निक्स है और आपने बहुत सारे कंसल्टेशंस भी किए हैं, ओके। तो मुझे एक टेक्निक ऐसे बताओ जिससे हमारे व्यूअर्स जो है वो अभी इसी टाइम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कुछ भी अपने बारे में, जिससे उनको लगे कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। श्योर, मैं एक शॉर्ट टेक्निक रिवील करता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए, कि जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ से हमने मूलांक और भाग्यांक निकाले, वैसे ही आप अपना भाग्यांक निकालिए। जो ऑल 8 डिजिट का टोटल है उसको टोटल करिए, और जो आपका भाग्यांक आता है उसको आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके एक भाग्यांक निकालते हो। उससे पहले एक कंपाउंड नंबर आता है। जैसे हम अपने कैमरामैन भैया, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। 20/07/1993। 20 जुलाई 1993।
तो ये 8 डिजिट का अगर हम टोटल करते हैं 20 जुलाई 1993 तो टोटल आता है 31 और उनका भाग्यांक आता है 4। तो 31 जो आया उनका भाग्यांक निकालने के लिए ये 31 उनकी जब रनिंग एज होगी, भैया आप कितने साल के हो गए अभी? 32। तो क्या बताइए पिछले साल आपकी लाइफ में कोई रिमार्केबल यादगार इवेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ है? हाँ, बच्चा आया है, वेरी गुड। देखिए यही ट्रिक है, अगर आप अपनी लाइफ के कंपाउंड नंबर जो आप डेट ऑफ बर्थ के टोटल है उसको कंपाउंड नंबर में कन्वर्ट करते हैं, वो जो आपकी एज होगी वो एज पर आपकी लाइफ में एक रिमार्केबल इवेंट, यादगार इवेंट जरूर होती है। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी भी देख सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को देखिए, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ अभी हमने बिफोर ये सेशन मैंने पूछी थी आपसे डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 36 साल की जब आप होंगी एक रिमार्केबल यादगार इवेंट जरूर होंगी। पॉजिटिव या नेगेटिव ये आपकी कुंडली देख के हम डिसाइड करेंगे, पर जरूर एक रिमार्केबल इवेंट होगी। ये मुझे नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। या ये सारे व्यूअर कर सकते हैं, सबके लिए है ये। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू गाइस शुड डू इट एट योर होम। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी में मानते हैं या नहीं मानते, या सिर्फ इसके बारे में क्यूरियस है, एक बात तो पक्की है कि न्यूमरोलॉजी से हमारे लाइफ को सीखा जा सकता है, जाना जा सकता है, और वही जर्नी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या कहते हैं? थैंक यू सो मच चिराग जी यहाँ आने के लिए और हमें ये सब ज्ञान बताने के लिए। आपका भी बहुत बहुत आभार। आपके शो द गेस्ट इन रूम शो का भी बहुत बहुत आभार। और मैं चाहता हूँ कि आज जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज हमने शेयर किया है, लोगों को न्यूमरोलॉजी के बारे में एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई सोच, एक नई समझ मिले कि न्यूमरोलॉजी क्या है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये जादू नहीं है, ये भविष्य बताने की विद्या नहीं है, ये लाइफ को समझना और लाइफ को बदलने का एक मौका है। राइट, थैंक यू।